हे गाइस, वेलकम बैक। आज फिर से आप सुनो का अपने YouTube चैनल राहुल फिजिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपको फिजिक्स से डर लगता है, फिजिक्स आपको समझ में नहीं आती है, तो आप इस गलत फहमी में मत रहिए। फिजिक्स जैसा आसान और इजी सब्जेक्ट कोई नहीं होता, बस उसको टाइम दिया जाता है। अगर आप प्रॉपर टाइम दे देंगे, कंसेप्ट के साथ चीज़ों को समझेंगे, तो आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी बनेंगे और आप एग्जाम में फाइट भी करने वाले हो। तो आज की क्लास जो है हमारी नीट 2022 का हमारा टारगेट है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक के काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ समझाऊंगा। बस शर्त यही है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, बिना स्किप किए हुए। मेरे को टाइम देना हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को काफ़ी डीप में और अच्छे कंसेप्ट के सामने मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। एक बार इस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करें। तो चलिए बात करेंगे इस क्वेश्चन की। मैं बात करूंगा 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन की जो भी स्टोरी होगी, यदि आप एक कॉन्सेप्ट को समझ लेते, ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हर एग्जाम में, चाहे भले वो नीट का एग्जाम हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का एग्जाम हो, किसी का एग्जाम भी आप दे रहे हैं, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा, कोई भी टर्म्स आपसे पूछी जाएगी तो बनेगी ही बनेगी। बस ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान से देखना। जरा यहाँ पर हमारे पास क्या है, कैपेसिटर है। क्या चीज़ है भाई? कैपेसिटर। सभी लोग जानते होंगे कैपेसिटर इस तरह का दिखता है, ठीक है। कैपेसिटर के पास क्या होती है? कैपेसिटेंस होती है। अब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ से अगर हम बैटरी से कनेक्ट कर दें तो ये वाली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये वाली प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिससे क्या होगा, इसकी प्लेटों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको चार्ज दिया, इसकी कैपेसिटेंस सी थी, जिससे इसका पोटेंशियल कितना हो गया, वी हो गया। तो हमको एक फॉर्मूला याद रखना है किसका, कैपेसिटेंस का। क्या होता है, C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ये इतना इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप याद रखिए। पहली चीज, यहां से हम चार्ज निकाल सकते हैं, चार्ज का फॉर्मूला क्या बनेगा, C इंटू वी। यहां से हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बनेगा, आप इसको उधर ले जाइए, इसको नीचे ले आइए, तो ये आपका किसका फॉर्मूला बन गया, पोटेंशियल का। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला है, इसको थोड़ा सा याद रखिए क्योंकि हम इसका यूज करने वाले हैं। चलिए अब हम अपने कॉन्सेप्ट पे वापस आएंगे। यहां पर हम बात करेंगे, जरा इसको मैं रफ कर देता हूं और इस फॉर्मूले को मैं साइड में लिख लेता हूं, Q अपॉन V। अब जरा ध्यान से देखिएगा, आपके सामने इस कैपेसिटर की दो सिचुएशन है, बैटरी कनेक्टेड और बैटरी नॉट कनेक्टेड। तो हमको क्या क्या बताना है, एक तो इसका कैपेसिटेंस बताना है, दूसरा हमको इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तीसरा हमको इसका वोल्टेज बताना है, चौथा इसको हमको चार्ज बताना है, और लास्ट में हम क्या बताएंगे, इसकी एनर्जी बताएंगे, ठीक है। इसी तरह से इस केस में भी हमको कैपेसिटेंस कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, पोटेंशियल कितना, और चार्ज कितना, और एनर्जी कितनी, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए अब क्वेश्चन क्या किस तरह का आएगा आपके सामने कि आपको दो कैपेसिटर दे दिए जाएंगे। अब इस कैपेसिटर में एक से बैटरी कनेक्ट होगी, एक से बैटरी कनेक्ट नहीं होगी, और आपको क्या कहा जाएगा कि इसके अंदर एक हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कराया है। ये हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K है, और वही डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने इसमें भी इंसर्ट कराया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जैसे हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसमें इंसर्ट कराएंगे, तो इसको इंसर्ट कराने पर इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, वोल्टेज का क्या होगा, चार्ज का क्या होगा, और एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। तो देखो एक एक करके लेते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि आपको कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता होगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है। तो जब हमने इसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं इंसर्ट किया था तो उस समय कैपेसिटेंस हमारी कितनी थी, इतनी थी। और जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक डालते तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि डाइलेक्ट्रिक डालने से इसका क्या होता है, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। तो ये तो डेफिनेटली याद रख लीजिए कि जब भी आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कराओगे कैपेसिटर में तो उसका क्या इंक्रीज हो जाएगा, यस, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज, ठीक है। कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगी, के टाइम, जितना भी इसका क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। तो ये वाली टर्म्स क्या आ गई, बैटरी कनेक्टेड में कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज, ठीक है भाई, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अच्छा अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको पता होगा कि जब भी डाइलेक्ट्रिक को हम इंसर्ट कराते हैं किसी भी कैपेसिटर के अंदर तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज डिक्रीज होता है। क्या होता है, डिक्रीज। बट यहां पर सिचुएशन क्या है, क्या यहां पर भी डिक्रीज होगा, तो 101% डिक्रीज होगा। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, देखिए मैं आपको पूरा एक्शन बताता हूं। हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, V इंटू डी आर, सॉरी वोल्टेज का फॉर्मूला है, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू डी आर।
यानी कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किससे रिलेटेड है, वोल्टेज से रिलेटेड है, ठीक है। अगर वोल्टेज डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेफिनेटली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि देखिए यहाँ पर आपकी बैटरी कनेक्टेड है और बैटरी का पोटेंशियल कितना है, V है, ठीक है। तो जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कराएंगे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा तो वोल्टेज भी डिक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पर ये बैटरी जुड़ी हुई है तो ये क्या करती है, इसके पोटेंशियल को इक्वल रखना चाहती है। बैटरी का काम ही क्या होता है कि दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल इक्वल रहे, जितना वोल्टेज वो यहाँ पर है उतना ही वोल्टेज यहाँ पर है, तो वो यहाँ से चार्जेस को क्या कर देगी, सप्लाई कर देगी। अगर वो चार्जेस को सप्लाई कर देगी तो अल्टीमेटली इसका पोटेंशियल वही आ जाएगा, और अगर पोटेंशियल वही आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी में भी क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। तो इस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि पोटेंशियल भी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है भाई। ये दो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि जब भी आप डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे तो डाइलेक्ट्रिक हमेशा इंसर्ट करने से कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहता है, क्योंकि पोटेंशियल भी क्या रहता है, कांस्टेंट, क्योंकि कंपनसेट करने के लिए बैटरी से चार्जेस जाते हैं और वो उसको उसी पोटेंशियल पर ले आते हैं, जिससे वोल्टेज फिक्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स। चलिए अब बात करते हैं चार्ज की। तो चार्ज का फॉर्मूला आपको पता है, C इंटू क्या होता है, V। यहाँ पर V कांस्टेंट है लेकिन C में चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर C में चेंज हो रहा है तो C इंक्रीज हो रहा है तो चार्जेस भी क्या होंगे, इंक्रीज। तो इस केस में चार्जेस क्या हो जाएंगे, आपके इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा अब इधर आते हैं, इसकी बात करते हैं। यहाँ पर क्या है, बैटरी डिस्कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। और आपने डाइलेक्ट्रिक को डाला है तो 101% डाइलेक्ट्रिक को डालने से कैपेसिटेंस तो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये तो आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज डिक्रीज। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हुआ था लेकिन बैटरी ने कंपनसेट करने के लिए और चार्जेस को भेज दिया, और चार्जेस को भेज दिया। तो चार्जेस को भेजने से क्या हुआ, उसका पोटेंशियल बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल आ गया, इसलिए वो कांस्टेंट हो गया। लेकिन यहां पर आप इसको डालेंगे तो यहां पर कांस्टेंट नहीं रहेगा, यहां पर क्या हो जाएगा, यस, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज, ठीक है भाई। एक तो ये चीज हो गई। अब हम बात करते हैं चार्ज की। अगर हम यहां पर चार्ज की बात करें तो देखिए यहां पर ये किसी से कनेक्ट नहीं है, इसके पास जितना चार्ज है, जितना चार्ज है उतना ही चार्ज रहेगा। तो कहीं से ना चार्ज आया है ना चार्ज कहीं गया है, तो इस केस में चार्ज जो रहेगा वो कंजर्व्ड रहेगा, यानी कि कांस्टेंट रहेगा। कैसा रहेगा, कांस्टेंट। तो जब बैटरी डिस्कनेक्टेड होती है और आप उसमें स्लैब डालते हैं तो चार्जेस ना तो आ रहे हैं ना तो कहीं से जा रहे हैं, तो इसका मतलब चार्जेस क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन आपको समझ में आ गई होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है इसमें, एनर्जी। अब बात करते हैं एनर्जी। तो एनर्जी के आपने कैपेसिटर से रिलेटिव डिफरेंट फॉर्मूले पढ़े होंगे। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि हाफ Q² अपॉन C, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा हाफ CV², एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा हाफ QV। ये सब फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे। अब मैं बात करूं इस फॉर्मूले की। चलिए इस फॉर्मूले से अगर हम बात करें तो इसमें देखेंगे कि C की वैल्यू चेंज हो रही है तो U की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज। अगर C इंक्रीज होगा तो एनर्जी क्या हो जानी चाहिए, डिक्रीज, अकॉर्डिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। इस केस में देखिए, इस केस में अगर C इंक्रीज होगा तो एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यानी कि ये वाला फॉर्मूला हमारा क्या कह रहा है कि कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, ये वाला फॉर्मूला हमारा कह रहा है कि कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो एनर्जी डिक्रीज होगी। तो एक्चुअल में होगा क्या, तो देखिए यहाँ पर एक फिजिक्स का एक प्रिंसिपल है, वो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आपको किसी भी चीज में कंपैरिजन करना है तो हमेशा एक चीज को कांस्टेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट। जैसे यदि आप इस फॉर्मूले का प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें अगर आप C को देखकर U बता रहे हैं तो Q क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, बट यहाँ पर Q तो कांस्टेंट है ही नहीं, तो ये वाला फॉर्मूला इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। अब इस फॉर्मूले पर आते हैं। इस फॉर्मूले में आपका वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है और C वेरिएबल है। वोल्टेज कांस्टेंट हो गया, C वेरिएबल हो गया, हाँ, तो आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। तो अब ये फॉर्मूला इसमें सेट हो जाएगा। तो ये नियम याद रखिए कि अगर आपको किसी में चेंजेस देखना है तो एक वैल्यू क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। अगर दोनों ही वेरिएबल होगी तो आप उससे सही रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे। तो इस केस में वोल्टेज कांस्टेंट है, ठीक है, और C चेंज हो रहा है। तो अगर C इस केस में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो याद रखिए जब भी बैटरी कनेक्टेड होती है और इसमें डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कराया जाता है तो ऑलवेज एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और किस फॉर्मूले से इंक्रीज हुई, इस फॉर्मूले से, ठीक है भाई। अब इसकी बात करते हैं। अब यही तीन फॉर्मूले आपके सामने। अब इस तीन फॉर्मूलों में से आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए V यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, E यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर कौन कॉन्स्टेंट है, यस, चार्ज कांस्टेंट है। तो आप चार्ज वाला फॉर्मूला देखेंगे, या तो ये वाला फॉर्मूला देख लीजिए या ये वाला। चलिए कोई सा भी देख लेते हैं, चलो इसको ही ले लेते हैं। अगर मैं इसको ले लेता हूं तो ये मेरे को क्या बता रहा है कि चार्ज तो यहाँ पर कांस्टेंट हो गया और कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है,
कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है तो एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो जब बैटरी कनेक्टेड नहीं होती है तो कैपेसिटेंस के अंदर अगर आप डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कराएंगे तो उसकी एनर्जी डिक्रीज होती है, और जब कैपेसिटर से बैटरी कनेक्ट होती है उसमें डाइलेक्ट्रिक आप इंसर्ट कराते हैं तो उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम जरूर लगा इसको बताने के लिए, लेकिन आप पेशेंस रखिए। अगर आप ये समझ लेते तो उसको आप बड़ी आसानी से बना पाओगे। चलिए अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखिए यहां पर लिखा हुआ है अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C है, इज कनेक्टेड टू अ सेल, जो कि एक सेल से कनेक्ट है, ऑफ ईएमएफ दिस, उसका ईएमएफ कितना है, V है, एंड देन डिस्कनेक्ट फ्रॉम इट। अब उसको हमने क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया। पहले वो चार्ज हो गया, उसके बाद हमने उसको क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया। अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो आप उसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करा रहे हैं उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको कितना दिया गया है, K दिया गया है, विच कैन जस्ट फिल द एयर गैप। मतलब उसमें जो आपका कैपेसिटर है और उसमें जितनी एरिया में एयर है उसी एरिया के इक्वल में हमने क्या डाला, इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला हुआ है। ठीक है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। एनीवे जो भी कैपेसिटर का एरिया होगा उसके बराबर का हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसमें इंसर्ट करा दिया। आगे क्या लिखा है, द कैपेसिटर इज नाउ इंसर्ट इन इट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अब आपको ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो ये आप तभी बता पाओगे जब आपको पता होगा कि डिस्कनेक्ट होने पर क्या क्या सिचुएशन होती है। तो वो सिचुएशन मैंने अभी आपको समझाई कि बैटरी के डिस्कनेक्ट होने पर, अब आपको याद है क्या होता है, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाता है, वोल्टेज डिक्रीज हो जाता है, चार्ज कांस्टेंट रहता है और एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज। चलिए अब हम यहाँ पे पॉइंट पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट क्या दिया है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीज के टाइम। क्या सही है, तो देखो डिक्रीज होता है, करेक्ट, तो ये करेक्ट है। ठीक, दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर डिक्रीजेस। कैपेसिटर स्टोर इन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज, तो डिक्रीज होती है, अभी मैंने आपको बताया डिक्रीज, तो ये भी हमारा सही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 4th ऑप्शन की, इसको छोड़ देता हूं अभी मैं। द चार्ज ऑन दी कैपेसिटर इज नाउ कंजर्व। तो इसमें चार्ज क्या होता है, कंजर्व। ना तो चार्ज आ सकता है ना जा सकता है, कब, जब आपने उसको डिस्कनेक्ट किया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी करेक्ट है। और आपको पता है द चार्ज इन एनर्जी स्टोर्ड, इनमें से कोई सा भी फॉर्मूला एनर्जी का ऐसा नहीं होता, ये वाले एनर्जी के फॉर्मूले होते हैं, तो यही आपका इनकरेक्ट है। तो ठीक है, तो समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन को बड़े ही प्यार से आपने इसलिए सॉल्व कर लिया क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बात करेंगे इस क्वेश्चन की, इसको देखिए जरा ध्यान से, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन is acting radially outward and is given by this: a charge contained in a sphere of radius small a centered at the origin of the field will be given by। तो मतलब हमको इसमें चार्ज निकालना है और वो चार्ज कितना है। तो देखिए यहां पर क्या है, ये आपको एक स्फीयर दिया हुआ है भाई। ठीक है, अब स्फीयर को अगर हम चार्ज देंगे तो आपको एक कंडीशन पता है कि जब भी किसी कंडक्टर को अगर आप चार्ज देंगे तो वो चार्ज जो होगा वो उसके आउटर सरफेस पर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट। अब ये जो स्फीयर है जिस जगह पे रखा है उस रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो हमको गिवन है, कितना, इक्वल टू ए आर। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली क्या होता है, आउटवर्ड। इस तरह से रेडियली क्या होता है, आउटवर्ड, इस तरह से रेडियली आउटवर्ड होता है। ठीक है भाई, ओके। ये जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं जो कि सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये आपको पहले से ही पता होगा, कहीं से भी नापिए 90 डिग्री एंगल बनाती है। लेकिन और ये जो इसका रेडियस है वो स्मॉल a है। अच्छा, ये जो टोटल चार्ज है वो हम कहाँ कंसीडर मान सकते हैं, इसके सेंटर पर। कहाँ कंसीडर मान सकते हैं, सेंटर पर। तो इस क्वेश्चन में केवल आपका टेस्ट ये है कि अगर आप चार्ज को यहां पर कंसीडर मान सकते हो, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, रेडियली आउटवर्ड है और वो आती हुई कहां से अपीयर हो रही है, सेंटर से। तो हम चार्ज को कहां मान सकते हैं, सेंटर पर। और इस सेंटर से इस सरफेस पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला हमको पता होता है, क्योंकि देखिए ये पूरे सरफेस पर जितना भी चार्ज है उसको एक पॉइंट पर मान लिया और पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का आपको फॉर्मूला पता है। क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। क्या होता है, आर स्क्वायर। बट यहां पर रेडियस कितनी है, a, तो हम यहां पर क्या लिख लेंगे,
ए लिख लेंगे। अच्छा, अब जिस जगह पर ये रखा हुआ है वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये है, तो इसके स्थान पर हम किसको रखेंगे, ए, और आर की जगह रेडियस कितनी है, ए, तो ये हमने रखा। बस इसको सॉल्व कर लेना है, वही आपका देख लेंगे फिर मैच करके क्या आ रहा है। हमको चार्ज निकालना है, बाकी सबको इधर पहुंचा दीजिए। तो चार्ज निकालना है तो ये इधर आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, और ये ए स्क्वायर, और ये कितना हो गया, ए क्यू। ठीक है भाई। सो अगर ये कहीं आ रहा है क्या, देखिए ये थर्ड। बस, तो इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं थी, केवल यहाँ पर एक चीज़ का टेस्ट था कि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि अगर आप एक स्फीयर को चार्ज देंगे तो उसके आउटर सरफेस पे आएगा, और वो चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड है, तो इसका मतलब जो होगा कि वो टोटल चार्ज हम कहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं, उसके सेंटर पर। ठीक है, तो वो पॉइंट चार्ज बन जाएगा, और पॉइंट चार्ज के कारण सरफेस पर जितनी भी डिस्टेंस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उसका फॉर्मूला ये होता है। और बस यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था, इसको सॉल्व कर लिया, चार्ज आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इस क्वेश्चन की बात करेंगे। कैलकुलेट द चार्ज ऑन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन शो इन फिगर बिटवीन द पॉइंट P एंड N। यानी कि आपको ये फिगर दिया गया है, हमको P और N के बीच में इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आएगा उसके कारण हमको क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। अब आपको पता है चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, अभी आपको बताया था C × V। ठीक है, वोल्टेज आपको दी गई है 30 वोल्ट। अगर आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं तो आपका क्या निकल आएगा, चार्ज निकल आएगा। तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए एग्जाम में हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कंप्लीट सॉल्व नहीं करना है, ट्रिक से सॉल्व करना है। आपको पता ही होगा, मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम सीरीज की बात करें, किसकी बात करें, सीरीज की बात करें, अगर ये कॉम्बिनेशन सीरीज में है और इक्वल कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर हैं तो फॉर्मूला होता है C/N। और अगर हम पैरेलल की बात करें, काय की बात करें, पैरेलल, ठीक है, तो फॉर्मूला होता है NC। क्या होता है फॉर्मूला, NC। ये वाला फॉर्मूला आपको तब अप्लाई करना है जब आपकी कैपेसिटेंस सेम हो। ठीक है, और अगर आपकी कैपेसिटेंस डिफरेंट हो तो वो फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। ठीक है, एनीवे यहाँ बात करते हैं। देखिए ये पॉइंट P है और इस पॉइंट से ये कैपेसिटर का ये प्लेट कनेक्टेड है। ठीक है, और ये वाली प्लेट यहाँ से आते हुए इस पॉइंट पर कनेक्टेड है, अगर मैं इसको Q मान लूँ तो। इसी तरह से ये वाला पॉइंट इस कैपेसिटर से भी कनेक्ट है और ये वाला प्लेट इस पॉइंट से कनेक्टेड है। तो आप समझ गए होंगे P और, यानी कि एक एक प्लेट, एक पॉइंट से दूसरी वाली प्लेट एक पॉइंट से, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ये आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो इन दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 30 माइक्रोफैराड आ जाएगा। सही है, 20 और 10 कितना आएगा, 30 माइक्रोफैराड। अब इन दोनों से एक बना, ठीक है, इन दोनों से एक बना 30 और ये 30, ये कौन से कॉम्बिनेशन में आ गए, यस, सीरीज में आ गए। और सीरीज में क्या होता है, देखो 30 यानी कि इक्वल कैपेसिटेंस है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है 30 अपॉन क्या है, n। कितने कैपेसिटर है, 1 2, तो 2 का डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 15। तो यानी कि यहाँ पर हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया, 15 आ गया। हमको क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। ये फॉर्मूला आपके सामने, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, 15, और ये कितना है आपका 30। तो आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 450। और ये हमारा काय में चल रहा है, माइक्रोफैराड में, तो ये आपका आंसर काय में आएगा, माइक्रो कूलम में। काय में आएगा, माइक्रो कूलम में। दिस इज अवर आंसर। तो देख लीजिए यहाँ पर मिल रहा है, यस मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में, काफी आसान सा क्वेश्चन है। एन आइसोलेटेड स्फीयर हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 50 पिको फैराड। तो आपको कैपेसिटेंस दिया हुआ है, कैपेसिटर का कितना, 50 पिको फैराड। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पिको फैराड कितने फैराड के बराबर होता है। तो आपको पता ही होगा 10⁻12 फैराड के इक्वल होता है। ठीक है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए। ओके, दूसरा, व्हाट वुड बी द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो रेडियस ऑफ द स्फीयर हमको निकालनी है, यानी कि हमको आर की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो ये एक स्फीयर है, इसका हमको रेडियस निकालना है और इसका हमको कैपेसिटेंस पता है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो रेडियस निकालने का आपको फॉर्मूला पता ही होगा, C = 4πε0r। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला पता है। और r की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, C/4πε0। ठीक है, अब आपको यहाँ पर पता होगा कि 1/4πε0 का मतलब क्या होता है, 9 × 10⁻9। और C की वैल्यू आपको दी है कितनी, 50 × 10⁻12। ठीक है भाई, तो ये तो आप कर देंगे, कितना हो गया, 45। तो R की वैल्यू यहाँ से तो कितनी हो गई, चलिए यहाँ कर लेते हैं, मिटा देता हूँ इसको। R की वैल्यू कितनी हो गई, 45 हो गई। और यहाँ पर जो एक 10 बचा है उस 10 को मैं इसके साथ कर लेता हूँ, तो 10⁻10 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12। तो R की वैल्यू कितनी होगी, 45 × 10⁻2।
ये आंसर आपका काय में आया मीटर में। क्या आपका आंसर आ रहा है, देखिए 45 आ गया, इसका मतलब आपका आंसर ये है। इसमें किसमें दिया सेंटीमीटर, अगर आप चाहें तो सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं। तो सेंटीमीटर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो आपको 100 का मल्टीप्लाई कर देना है। यस 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर में। दिस इज अवर आंसर। तो आज की क्लास में डिफरेंट टाइप के मैंने आपको न्यूमेरिकल कराए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी वैरायटी के डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।